हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के वीकली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के इस सेशन में देखिए हम 2 से लेकर 8 जून 2024 तक के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, सेशन में एंड तक बने रहिएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज के वीकली करंट अफेयर का। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? तो देखिए, मैक्सिको की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिकी देश है फ्रेंड्स। हाल ही में इस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में क्लाउडिया शिनबाम को नियुक्त किया गया। आंसर सी हो जाएगा। क्लाउडिया शिनबाम के पहले मैक्सिको के प्रेसिडेंट के रूप में एंड्रेस मैनुअल लोपेस ओब्रेडोर काम कर रहे थे। अब इनका कार्यकाल खत्म हुआ और जब मैक्सिको में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए तो मैक्सिको की पहली महिला प्रेसिडेंट क्लाउडिया शिनबाम को नियुक्त किया गया। मैक्सिको की कैपिटल की बात करें तो मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी है और अब इसकी पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में क्लाउडिया शिनबाम की नियुक्ति की गई। सेकेंड क्वेश्चन, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य के विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में राज्य में विधानसभा की सीटें कितनी है? तो देखिए, आप सभी को पता है लोकसभा चुनाव के साथ अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में राज्य के विधानसभा चुनाव हुए थे। यहाँ पर दोनों की विधानसभा सीटों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 60 विधानसभा की सीटें हैं जबकि सिक्किम में 32 विधानसभा की सीटें हैं। तो आंसर यहाँ पर आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि जीता कौन या किसकी गवर्नमेंट बनने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 60 विधानसभा सीटों में अरुणाचल प्रदेश में 46 सीट बीजेपी ने अपने नाम की और यहाँ पर बीजेपी ने बहुमत हासिल किया। इसके अलावा सिक्किम की बात करें तो सिक्किम राज्य में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, जिसे SKM के नाम से जाना जाता है, इसने 32 में से 31 सीटों पर कब्जा किया है, मतलब 31 सीटें जीती है। तो SKM मतलब सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सिक्किम में अपनी गवर्नमेंट बनाएगा और अरुणाचल प्रदेश में 60 में से 46 सीटें बीजेपी ने जीती है, तो बीजेपी अरुणाचल प्रदेश में अपनी गवर्नमेंट बनाने वाली है। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है और यहाँ के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। जबकि अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और यहाँ के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT परनायक हैं। तो दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन सीटों से है तो अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें हैं विधानसभा की और सिक्किम में 32 सीटें हैं विधानसभा की। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आइए। चर्चा में रहा दार एस सलाम पोर्ट किस अफ्रीकी देश में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। दार एस सलाम पोर्ट की बात करें तो ये स्थित है तंजानिया में। तंजानिया एक पूर्वी अफ्रीकी देश है। इसके पोर्ट दार एस सलाम पोर्ट को अडानी पोर्ट ने हाल ही में 30 साल के लिए लीज पर लिया है। मतलब अडानी पोर्ट ने तंजानिया के दार एस सलाम पोर्ट के लिए 30 साल के लिए समझौता किया है। तंजानिया में ये पोर्ट रेलवे और सड़क से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी देता है और इसके अलावा तंजानिया के प्रमुख बंदरगाह में गिना जाता है। तो दार एस सलाम पोर्ट किस अफ्रीकी देश में है, क्वेश्चन हमारा ये था। तो ये देखने को मिलेगा तंजानिया में। तंजानिया की कैपिटल डोडोमा है, इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। डोडोमा किस देश की कैपिटल है? तंजानिया की। आगे आ जाए। किस फुटबॉल क्लब ने UEFA चैंपियंस लीग ट्रॉफी 2024 जीती है? तो यहां पर देखिए, पहले हम ये समझ लेते हैं कि UEFA चैंपियंस लीग ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिता है। यूरोप में जितने भी फुटबॉल क्लब है उनके मध्य में इस लीग ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है। 2024 में UEFA चैंपियंस लीग ट्रॉफी का खिताब रियल मैड्रिड ने अपने नाम किया। रियल मैड्रिड स्पेन का एक फुटबॉल क्लब है। इसने फाइनल में जर्मनी फुटबॉल क्लब बोरुसिया डॉर्टमुंड को फाइनल में हराकर UEFA चैंपियंस लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो विनर हो जाती है रियल मैड्रिड जो कि स्पेनिश फुटबॉल क्लब है और रनर अप हो जाती है जर्मन की फुटबॉल क्लब बोरुसिया डॉर्टमुंड। जैसा कि यहाँ पर देखिए चैंपियनशिप की अभी हमने बात की, यूरोप में हर साल इसका आयोजन किया जाता है। यूरोप में ये क्लब फुटबॉल प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत 1955 में हुई थी और यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में UEFA के नाम से जाना जाता है, ये संस्था इस लीग ट्रॉफी का आयोजन करती है।
विनर कौन रहा 2024 में? तो ये रियल मैड्रिड है, जो कि स्पेन का फुटबॉल क्लब है। अब चलिए मैं आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। तो देखिए आज के इस सेशन में ऑफर ऑफ द डे में आपको ईयरली टॉपिक वाइज करंट अफेयर की देखिए 30+ PDF और इसके मॉक टेस्ट और इसके अलावा सभी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है ओनली 79 रुपीज़ में। ये ईयरली टॉपिक वाइज करंट अफेयर है फ्रेंड्स, जिसमें स्पोर्ट्स करंट अफेयर, राज्यपाल मुख्यमंत्री राज्य की और केंद्र की योजनाएं, इस तरह से 30 से ज़्यादा आपको वीडियो लेक्चर, 30+ PDF और 30+ मॉक टेस्ट भी इस सिंगल कोर्स में अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां पर आप क्लिक करके डायरेक्ट इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ऑफर ऑफ द डे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत को किस देश से सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त हुआ? देखिए FDI आप सभी को पता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 2023-24 में हाल ही में एक डेटा आया है जिसमें भारत को सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त हुआ है सिंगापुर से। देखिए ऑल ओवर 2023-24 का FDI देखें तो ये 44.43 अरब डॉलर का है। ये हमें FDI मिला 2023-24 में। सबसे ज़्यादा सिंगापुर से मिला है 11.77 अरब डॉलर। याद रखिएगा ये अरब डॉलर है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से मिला? सिंगापुर। दूसरे नंबर पर आता है मॉरिशस, जहां से हमें 6.13 अरब डॉलर का FDI प्राप्त हुआ। और तीसरे नंबर पर आता है अमेरिका, जहां से हमें ऑलमोस्ट 4.99 अरब डॉलर का FDI मिला है। सबसे ज़्यादा FDI किस देश से मिला? तो ये हो गया सिंगापुर। ओके। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? पहले यहाँ पर यह समझिए कि नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया किसे जाता है। तो इस अवार्ड की शुरुआत 2019 में WHO के द्वारा की गई। अब WHO ने शुरू किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि स्वास्थ्य सेवाओं में प्रोत्साहन के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने के लिए, इस क्षेत्र में योगदान के लिए ही यह अवार्ड दिया जाता होगा। तो नेल्सन मंडेला अवार्ड 2019 में शुरू किया गया और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए हर साल प्रदान किया जाता है। 2024 में ये जो अवार्ड है भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, जिसे शॉर्ट में निम्हांस के नाम से जाना जाता है, इसे दिया गया। ये बेंगलुरु का एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है फ्रेंड्स, जिसे 2024 में नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया। आंसर हो जाएगा आंसर डी। देता कौन है ये भी याद रखिएगा, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, कलाकार व पद्मश्री मगुनी चरण कुंवर का निधन हो गया। इन्हें किस कला के लिए जाना जाता था? तो मगुनी चरण कुंवर काफ़ी फेमस व्यक्ति है, क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। 1 जून को हाल ही में देखिए इनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया फ्रेंड्स, जो कि कठपुतली कला के लिए जाने जाते थे। कठपुतली कला को विश्व प्रसिद्धि दिलवाने के कारण, कठपुतली कला को जीवित रखने के कारण इन्हें 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो मगुनी चरण कुंवर कठपुतली कला से संबंधित थे, जिनका हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये भारत के किस राज्य से बिलोंग करते थे? तो ये भारत के ओडिशा राज्य के रहने वाले थे। हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड बॉक्सिंग की सदस्यता हासिल की है। वर्ल्ड बॉक्सिंग का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो विश्व मुक्केबाजी का हेडक्वार्टर स्थित है फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड में। देखिए यहाँ पर आपको एक और संस्था के बारे में पता होना चाहिए, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। देखिए 2019 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसे IOC के नाम से जाना जाता है, और एक और संस्था जो कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, इनके मध्य में 2019 में फाइनेंस और प्रशासनिक संबंधों को लेकर मनमुटाव हुआ था, जिसके बाद IOC ने इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की मान्यता रद्द कर दी। 2023 में आगे चलकर विश्व मुक्केबाजी संघ बना, जिसे वर्ल्ड बॉक्सिंग के नाम से जाना जाता है, और IOC ने कहा है कि जो भी देश ओलंपिक में बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो सदस्यता ले ले वर्ल्ड बॉक्सिंग की, क्योंकि हम इसको मान्यता दे रहे हैं। तो ऐसे केस में अब भारत ने 2024 में वर्ल्ड बॉक्सिंग की मान्यता को ग्रहण किया है, और वर्ल्ड बॉक्सिंग का सदस्य बना है कौन? इंडिया। यहाँ पर हेडक्वार्टर पूछा गया है वर्ल्ड बॉक्सिंग का, तो यह है स्विट्जरलैंड में, और इस संस्था का गठन कब किया गया? 2023 में। तो यहाँ पर आंसर ए क्लियर हो जाता है।
आगे आइए, वर्ष 2024 में मेंस T20 वर्ल्ड कप के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024, जिसका आयोजन संयुक्त रूप से देखिए अमेरिका और वेस्ट इंडीज में अभी शुरू किया गया। इस साल इसका 9वां संस्करण है। आंसर भी हो जाएगा। 9वें संस्करण में इस बार देखिए 20 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है, जो कि T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा है। सबसे पहली बार मेंस T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में की गई थी। आईसीसी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और पहली बार इसका खिताब इंडिया ने जीता था। और अब 9वें संस्करण का आयोजन 2024 में संयुक्त रूप से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में किया जा रहा है। किस फुटबॉल क्लब ने UEFA चैंपियंस लीग ट्रॉफी 2024 जीती? तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हमने डिस्कस कर चुके हैं हम यहाँ पर। तो आंसर क्या है आप सभी को पता है, रियल मैड्रिड। आगे आ जाइए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 की थीम क्या है? देखिए यहाँ पर हमें पहले ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया कब जाता है। तो ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है। पहला फैक्ट ये नोट कीजिए। 2024 में थीम की बात करें तो लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेसिलियंस 2024 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम है। आंसर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में जब पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था तो वहां पर 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और उसके बाद 1973 में पहली बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना, पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। हर साल 5 जून को मनाया जाता है और थीम यहाँ पर लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेसिलियंस, ये 2024 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम है। हल्ला टॉमस-डॉटिर किस यूरोपीय देश की प्रेसिडेंट चुनी गई? तो हल्ला टॉमस-डॉटिर नई प्रेसिडेंट बनी है यूरोपीय देश आइसलैंड की। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। हल्ला टॉमस-डॉटिर आइसलैंड की प्रेसिडेंट बनने वाली दूसरी महिला है। इनके पहले प्रेसिडेंट के पद पर गुयाना जोहानसन थे। इनका कार्यकाल खत्म होने के बाद हाल ही में आइसलैंड में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, जिसमें हल्ला टॉमस-डॉटिर ने यहां पर प्रेसिडेंट का चुनाव जीता है। आइसलैंड एक यूरोपीय देश है, जैसा कि अभी हमने बात की। इसकी कैपिटल रेक्जाविक है और यहां पर ऑफिशियल करेंसी क्रोना के नाम से जानी जाती है। इसके बाद आगे आ जाइए, हाल ही में माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो माउंट कैनलॉन वोल्केनो, जिसमें देखिए भूकंप के कारण विस्फोट हुआ था कुछ समय पहले, ये स्थित है फिलीपींस में। फिलीपींस एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है जिसकी कैपिटल है मनीला। अब इसी देश में हमको कैनलॉन वोल्केनो देखने को मिलता है। वैसे देखिए कैनलॉन वोल्केनो प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर में स्थित है, इसलिए इस ज्वालामुखी में अक्सर विस्फोट देखने को मिलता है। किस देश में है क्वेश्चन हमारा ये था। तो ये फिलीपींस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 का आयोजन हाल ही में ताइवान के ताइपे म्यूनिसिपल स्टेडियम में किया गया, जिसमें देखिए एथलेटिक्स में भारत ने टोटल 7 मेडल अपने नाम किए हैं। इनमें से 3 गोल्ड मेडल है, 3 सिल्वर मेडल है और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। तो टोटल 7 मेडल के साथ ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने समापन किया। 3 गोल्ड इसमें भारत ने अपने नाम किए हैं और टोटल मेडल कितने जीते? तो ये है 7। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए ने कुल कितनी सीटें अपने नाम की? तो देखिए आप सभी को पता है लोकसभा चुनाव के बारे में क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको इसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी मिला था। आई होप आप सभी ने देखा होगा, लेकिन यहाँ पर कैजुअल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि लोकसभा चुनाव 2024 में टोटल देखिए 543 सीटों पर इलेक्शन हुए थे, जिसमें से एनडीए ने टोटल 292 सीटें अपने नाम की है। आंसर हो जाएगा आंसर सी। देखिए 292 ये टोटल एनडीए ने अपने नाम की, जो कि बीजेपी और उसका गठबंधन दल है। इसमें से बीजेपी ने 240 सीटों पर विजय हासिल की है और ऑल ओवर एनडीए ने 292 सीटें जीती। तो इनका एनडीए की एक कोलिशन गवर्नमेंट अब सेंट्रल में बन रही है। आप सभी को पता है 7 फेज में लोकसभा चुनाव हुए थे 2024 में। पहला फेज 19 अप्रैल को आयोजित किया गया था और लास्ट फेज हुआ था 7वां फेज 1 जून को। परिणाम आए हैं 7 जून को
और 543 टोटल लोकसभा की सीटें थी जिन पर इलेक्शन कंडक्ट कराए गए। यहाँ पर देखिए इंडिया अलायंस की भी हम बात कर लेते हैं। इंडिया अलायंस ने टोटल 233 सीटें अपने नाम की है। वो अलायंस जो कि कांग्रेस और उसका गठबंधन दल है, इंडिया अलायंस के नाम से जाना जाता है। इसने 233 सीटों पर विजय प्राप्त की और एनडीए ने टोटल 292 सीटों पर विजय प्राप्त की। यहाँ पर एक आंसर आप कमेंट में छोड़ते जाइएगा कि वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं। ओके, तब तक हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आंध्र प्रदेश में हुए 16वें विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी ने बहुमत हासिल किया? देखिए 2024 के लोकसभा इलेक्शन के साथ 4 स्टेट के विधानसभा के इलेक्शन भी कंडक्ट कराए गए थे। 2 स्टेट की हमने बात कर ली, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। अब यहाँ पर देखिए हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश और ओडिशा की। आंध्र प्रदेश में भी 16वें विधानसभा चुनाव हाल ही में कंडक्ट कराए गए, जिसमें तेलुगु देशम पार्टी ने देखिए बहुमत प्राप्त किया। आंध्र प्रदेश में टोटल 175 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से तेलुगु देशम पार्टी ने 135 सीटें अपने नाम की। इसके अलावा हम ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में 17वीं विधानसभा का चुनाव था। 147 विधानसभा की सीटें हैं ओडिशा में, जिसमें बीजेपी ने 78 सीटें अपने नाम की है और बीजेपी ने यहाँ पर बहुमत प्राप्त किया। अब बीजेपी का सीएम नियुक्त होगा ओडिशा में और टीडीपी का सीएम बनेगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में 16वीं विधानसभा के चुनाव थे और ओडिशा में 17वीं विधानसभा के चुनाव थे। आंध्र प्रदेश में 16वीं विधानसभा के चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया? तो यह है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यूपीआई को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा है? यूपीआई को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश बना है पेरू। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए भारत की नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और पेरू के सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू ने हाल ही में एक समझौता किया है, जिसके तहत पेरू में भी भारत के सहयोग से यूपीआई ट्रांजैक्शन को लागू किया जाएगा। रियल टाइम पेमेंट प्लेटफॉर्म को स्थापित करना, इंस्टेंट पेमेंट गेन हासिल करना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना पेरू के द्वारा यूपीआई को अपनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो ऐसा पहला दक्षिण अमेरिकी देश जिसने यूपीआई को अपनाया है कौन है? पेरू। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में 7 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड 2024 में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि उद्देश्य क्या है? तो पूरे वर्ल्ड में फूड सेफ्टी के प्रति लोगों को जागरूक करना, पोषण वाला भोजन पूरे वर्ल्ड के लोगों को उपलब्ध कराना, लोगों को इसके प्रति जागरूक करना वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। पहली बार 2019 में 7 जून को यह डे मनाया गया था और तब से लेकर हर साल 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आंसर डी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओलेग कोकोनेको अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने। ओलेग कोकोनेको किस देश से संबंधित है? तो ओलेग कोकोनेको की बात करें तो ये रूसी कॉस्मोनॉट है फ्रेंड्स, जिन्होंने हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए हैं। आंसर हो जाएगा आंसर सी। वैसे अंतरिक्ष में रहने का इसके पहले का जो रिकॉर्ड है वो रूस के ही एस्ट्रोनॉट गेनाडी पेडल्का के नाम था। इन्होंने इसके पहले 878 डेज बिताए हैं अंतरिक्ष में और अब इनका रिकॉर्ड तोड़ा है रूस के ही ओलेग कोकोनेको ने। इन्होंने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए हैं। हाल ही में किस राज्य में नीली चींटी की नई प्रजाति पेरापेरा ट्रेचिना ब्लू खोजी गई? तो देखिए पहला फैक्ट तो आपको ये नोट करना चाहिए कि पेरापेरा ट्रेचिना ब्लू किसकी प्रजाति है? तो ये नीली चींटी की प्रजाति है जो कि खोजी गई है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। यहाँ पर पेरापेरा ट्रेचिना की बात करें तो ये चींटी की प्रजाति का एक दुर्लभ वंश है। इसी प्रजाति की चींटी है और ब्लू कलर की दिखाई देती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है पेरापेरा ट्रेचिना ब्लू। कहाँ पर पाई गई? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। हाल ही में स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? देखिए यहाँ पर रिपोर्ट ही पूछी जाएगी आपसे। इंटरनली डेटा जो एड्रेस किया गया है वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, तो यहाँ पर केवल इतना याद रखिए कि स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट 2024 को यूनेस्को के द्वारा हाल ही में जारी किया गया। महासागर में बढ़ते तापमान पर, ऑक्सीजन की कमी पर
और इसका इंसानों पर क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, ओशन पर क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, इन सभी के बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट को यूनेस्को के द्वारा जारी किया जाता है। 81th इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखिए, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो ये पूरी दुनिया की एयरलाइंसों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संघ है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है। अब इसकी जो एनुअल जनरल मीटिंग है 81th, इसका आयोजन 2025 में इंडिया में किया जाने वाला है। तो आंसर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस एनुअल जनरल मीटिंग में पूरे वर्ल्ड की जितनी भी एवियन सेक्टर्स की कंपनी है, जितने भी लोग हैं, जितनी भी इंडस्ट्री है, वो सभी शामिल होगी और एविएशन इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे इसका विकास किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो 81th इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग 2025 में इंडिया में आयोजित की जाएगी। इसके बाद आइए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79th सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 79th सेशन इस साल देखिए सितंबर 2024 में आयोजित किया जाएगा और इस सेशन का अध्यक्ष चुना गया है फिलेमोन यांग को। अब क्वेश्चन आता है कि ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये कैमरून देश के पूर्व पीएम हैं फिलेमोन यांग, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79th सत्र की अध्यक्षता करने वाले हैं। आंसर हो जाएगा आंसर ए। किस राज्य के नागी पक्षी सेंचुरी और नकटी पक्षी सेंचुरी रामसर साइट घोषित किए गए? तो दोनों ही सेंचुरी, नागी पक्षी सेंचुरी और नकटी पक्षी सेंचुरी, भारत के बिहार राज्य में स्थित है। आंसर सी हो जाएगा। इन दोनों ही अभ्यारण्य को, इन दोनों ही सेंचुरी को हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है और इसको मिलाकर अब बिहार में 3 रामसर साइट हो गई है, क्योंकि 2020 में इसके पहले कांवर झील को भी रामसर साइट घोषित किया गया था। कांवर झील, नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये 3 बिहार में वर्तमान में रामसर साइट है और इनको मिलाकर पूरे इंडिया में वर्तमान में 82 रामसर साइट है। ओके, इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? पूरे वर्ल्ड में देखिए कौन सा देश एनवायरमेंट के लिए कितना अच्छा काम कर रहा है, कितनी अच्छी पॉलिसी बना रहा है, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन को लेकर उसकी नीतियाँ कितनी अच्छी है, इन सभी अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी करती है। यह इंडेक्स 2 साल में एक बार जारी किया जाता है और इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी। यहाँ पर देखिए 2024 में इस इंडेक्स में 180 देशों को रैंक दी गई और भारत का एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 176 रैंक है। आंसर हो जाएगा आंसर ए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि पहली रैंक पर कौन? तो इस इंडेक्स में पहली रैंक पर एस्टोनिया को रखा गया है, सेकेंड पर लग्जमबर्ग और तीसरे पर है जर्मनी। भारत की रैंक की बात करें तो ये 176 है और सबसे लास्ट रैंक मतलब 180वीं रैंक पर वियतनाम को रखा गया है। क्वेश्चन हमारा इंडिया की रैंक से है, तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को 176 रैंक दी गई। आंसर हो जाएगा आंसर ए। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए वीकली करंट अफेयर के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कस किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।